हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और हम लोग आज अपने क्रैश कोर्स के फर्स्ट टॉपिक यानी प्लांट फिजियोलॉजी का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कब, कहाँ से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो के रेफरेंस पे देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने लॉकडाउन क्रैश कोर्स से। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसमें हम लोग बेसिकली जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट दैट इज द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। जबकि देखा जाए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जो क्वेश्चंस पूछे जाने की एफिशिएंसी है यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो नियर अबाउट 3 होता है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में। जैसे इस चैप्टर में हम लोग को जो देखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बेसिकली टॉप ट्रीज के बारे में ही देखेंगे और जैसे कि सबस्ट्रांस कैसे करके मूव करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इस जगह पे हम 3 चीज को ही डिस्कस करेंगे, यानी कि वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट कैसे होगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लस प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। ये जो भी मूवमेंट होंगे ये मूवमेंट हमारे डिपेंड करेंगे कि वो किस टाइप के मूवमेंट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लें, यानी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर जो देखा जाए, ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट तो बेटा 2 टाइप के हो गए। पहला क्या हो गया, पहला ट्रांसपोर्ट हो गया शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और दूसरा जो हो गया दैट इज जिस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस देते हैं। मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस कहीं ना कहीं सेल से लेकर के सेल के बीच में होगा, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस ये उस जगह से होगा यानी आइदर रूट से लेकर के लीफ तक या फिर लीफ से लेकर के स्टोरेज रीजन तक, यही हो सकते हैं। मतलब जब भी शॉर्ट डिस्टेंस से मूवमेंट करेगा तो इस जगह पे पहला तो होगा जिस चीज़ का नाम अपन क्या देते हैं, डिफ्यूजन देते हैं, या फिर क्या देंगे, बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देंगे। यानी क्योंकि सेल टू सेल है और सेल में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देगा। नेक्स्ट अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये तो शॉर्ट डिस्टेंस रहा, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में वस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो अब जो लॉन्ग डिस्टेंस रहा, लॉन्ग डिस्टेंस में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसका नाम होता है ट्रांसलोकेशन। और इस ट्रांसलोकेशन के लिए हम लोग जानते हैं क्या रिक्वायर होता है, दैट इज वस्कुलर बंडल, ये रिक्वायर होता है। यानी इसमें क्या रहता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। सो अब जब लॉन्ग डिस्टेंस के बेसिस पे बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस जब भी होगा तो ये क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस का बल्क फ्लो होगा, और आइदर जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, मास फ्लो कह सकते हैं। यानी अब जब यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे टर्म को देख लेना, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसलोकेशन दिया गया है कि ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड्स थ्रू द वेरियस वस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और जो भी चीज़ है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो वाटर का, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट कंसिडर्ड है, कारण कि जो डायरेक्शन होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का, जैसे कि रूटेड प्लांट में ट्रांसपोर्ट किससे होगा, तो जाइलम से होगा, वाटर मिनरल का, और ये कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा फ्रॉम रूट टू स्टेम। जबकि ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडरगो मल्टी डायरेक्शंस। ये बहुत बार पूछा गया और बहुत बार एसरेशंस और रीजनिंग में फंसाए जाने वाले क्वेश्चंस है। जैसे कि जो रूटेड प्लांट में है वाटर और मिनरल यूनिडायरेक्शनल,
जबकि ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे, मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट होंगे। और यहाँ पर ये बात तो आप स्टार दे करके और ये फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़, जब नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो जनरली कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, तो सिंथेसाइज हो रहा है फोटोसिंथेटिक लीफ में और फर्दर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ये सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन, जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया था। और यहाँ पर जो स्टोरेज ऑर्गन से होते हैं तो जैसे समय रिक्वायर होता है तो वो फर्दर क्या करते हैं, लेटर री एक्सपोर्ट होकर के वो क्या चीज़ के लिए आगे मूव कर जाते हैं। याद रखिएगा कि ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, यानी वो स्टेम की तरफ मूव कर पा रहा है और अल्टीमेटली लीव्स और ग्रोइंग रीजन्स की ओर मूव करता जाता है। जबकि अंडरगो किस स्टेज पे, सेनेसेंस पे, न्यूट्रिएंट्स मे बी विड्रॉ फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट। जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट का पार्ट जो सेनेसेंस में जाता है उसमें न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ कर दिया जाता है और ग्रोइंग पार्ट्स में भेज दिया जाता है। और नेक्स्ट कि इसी पार्ट्स के साथ जाइलम और फ्लोएम के मदद से हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और अदर केमिकल सिग्नल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं और स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड होते हैं। याद रखिएगा पीजीआर स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड होता है और यूनिडायरेक्शनल मैनर में होता है, जहाँ पे वो सिंथेसाइज्ड होता है और दूसरे बॉडी पार्ट्स की ओर चला जाता है। जबकि देखा जाए कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के वजह से ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मल्टीपल डायरेक्शंस के लिए रोल प्ले करता है। अब हम लोग जो डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट देखते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स हो गया ये ट्रैफिक पे, मतलब कि इस जगह से बहुत बार एक क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे मानते हैं कि ये रहे लीव्स और ये रहा एक प्लांट के पास ये इसके रूट्स हैं और ये साइड पे इसके क्या चीज़ है, लीव्स हो गए। अब जरा आप समझो कि अगर इस प्लांट का स्टोरेज अगर ये नोड हो, आइदर ये एक लाइन पर हो या फिर आप सपोज कर लो कि ये रूट्स है, तो जब ये रूट ये लीव रहा तो अब देखो मूवमेंट कैसे होता है। रूट में जब भी यहां पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स आपको प्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है और वाटर मॉलिक्यूल्स को अब आपको क्या करना है, मूव करना है। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा तो समझिएगा जैसे वाटर के साथ तो मिनरल भी मूव करेंगे। अब ये वाटर है, दैट इज HOH, मिनरल है, अब इसी के साथ तो मिक्स करके ये मूव करेगा। लेकिन आप देखो जब भी ये सब प्लांट में एंटर करके जाएंगे तो ये क्या करेंगे, टुवार्ड द बेस जाएंगे, यानी किधर की ओर जाएंगे, टुवार्ड द बेस जाएंगे। लेकिन इसका ग्रोथ क्या है, अपवर्डेड है। जबकि यही लीफ में मान लो आप कि यहीं पर क्या हो गया कि सनलाइट से हेल्प करके यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C6H12O6 बन रहा है। अब ये लीव से होता हुआ कहाँ की ओर जाएगा, ये भी तो स्टोरेज रीजन पे आएगा, यानी टुवर्ड द बेस। इस जगह पे आप समझना कि रूट अपवर्ड मूवमेंट शो करता है जो वो इनटेक करता है, जबकि लीफ जो भी चीज का फॉर्मेशन करता है वो टुवर्ड द स्टोरिंग और डाउनवर्ड करता है टुवर्ड द बेस। ये समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपको। अब बात करते हैं हम लोग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में, यानी कि ट्रांसपोर्ट का किस किस बेसिस से मीन है। पहला, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, और कहाँ से कहाँ होगा, एक पार्ट के सेल से लेकर के दूसरे पार्ट ऑफ सेल्स में डिफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। और याद रखिएगा डिफ्यूजन जो होगा वो मॉलिक्यूल कहाँ पे, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, किस जगह से, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम अचीव।
यानी सिंपल, कहां से कहां हो रहा है, सेल से लेकर के अदर, सेल टू सेल, और किस डिस्टेंस के लिए, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। याद रखिएगा इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीव्स टू द आउटसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफ्यूजन में नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, और साथ साथ डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं वो रैंडम फैशन में मूव करते हैं, और रिजल्ट जो होता है सब्सटेंस का मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, जो मैंने अभी आपके डायग्राम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था। कहां से कहां तक, दैट इज मूवमेंट होगा किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूजन तो स्लो प्रोसेस है, याद रखिएगा ये डिपेंड नहीं करता है किसी भी लिविंग सिस्टम पे। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डिफ्यूजन के बारे में। और याद रखिएगा डिफ्यूजन गैस और लिक्विड में नॉर्मल है, जबकि सॉलिड में डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन सॉलिड। नेक्स्ट, डिफ्यूजन काफी इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए होता है। और अब देखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस किस चीज पे अफेक्ट करता है। पहला चीज यहां पर आप देखो तो पहला जो रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट करता है वो सबसे पहला तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे अफेक्ट करता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूव करेगा। सेकंड आता है परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पर, यानी जो मेम्ब्रेन किसी भी चीज से रहेगा सेपरेटेड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिफ्यूजन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। यानी मैं यहां पर सीधे फैक्टर्स के बारे में अगर लिख दूं तो आप देखो भाई फैक्टर्स के रिगार्डिंग आप जब समझोगे इसे तो पहला कंसंट्रेशन से तो सही है। फर्स्ट कंसंट्रेशन पे हमने देखा हाई से क्या होगा, लो की ओर मूव करेगा। सेकंड जो हम लोगों ने देखा ये सेकंड क्या था, दैट इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के लिए अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो कि अक्रॉस द प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो थर्ड आता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर में भी हम लोग जानते हैं कि रेट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। नेक्स्ट फोर्थ अगर आप देखोगे तो फोर्थ में अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज प्रेशर है। यहां पर आप देखते जाओ प्रेशर है, टेम्परेचर है। अब प्रेशर के रिगार्डिंग देखोगे तो अब क्या रहा, मॉलिक्यूल की मूवमेंट होनी है। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना है तो ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट जब अपन डेंसिटी देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म जिस चीज का नाम क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी में आप लोग ध्यान रखिएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का। और याद रखिएगा जिस चीज को अपन एक नाम देते हैं, नाम क्या कहते हैं इसका, ग्राहम्स लॉज ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। अब नेक्स्ट जैसे ही अपन देखें तो अगर इसके रिगार्डिंग हम लोग असेंडिंग में बात कर ले कि चलो भाई अब अपन असेंडिंग पे बात करते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी पे बात कर दे। असेंडिंग ऑर्डर पे बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर की जो डेंसिटी है वो क्या चीज है, पहला गैसेस, देन इंक्रीज टू लिक्विड, देन सॉलिड। नेक्स्ट अगर इसी जगह पे हम लोग असेंडिंग, ये जो है ये किस चीज का है, ये तो डेंसिटी के बारे में बात किए, लेकिन अगर अपन फिर से असेंडिंग के बारे में बात करेंगे और ये असेंडिंग ऑर्डर अगर हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन पे बात करें तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का बेसिकली चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, पहले सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसेस,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। डिफ्यूजन का डेफिनेशंस, डिफ्यूजन के टर्म, ये आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितना ज़्यादा आपके लिए फैक्टर और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी का होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज कि एप्लीकेशन डिफ्यूजन का क्या हो सकता है। याद रखिएगा, और एक सिंपल सा चीज है, डिफ्यूजन साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ पार्टिकल का। 6 पॉइंट पे आप एक बार चेक कर लो, दैट इज साइज ऑफ पार्टिकल। जब साइज ऑफ पार्टिकल देखोगे आप, यानी पार्टिकल के साइज अगर छोटे हुए तो डिफ्यूज करने के चांसेस तो ज़्यादा बनते हैं, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो क्या चीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ किसका, पार्टिकल का। ये सारे टर्म्स आप अच्छे तरीके से समझ लें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन है कहीं ना कहीं फैसिलिटी मांगता है, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करे तब जा करके अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये मूव करेगा। जैसे इसमें ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर द डिफ्यूजन टू अकर, और दूसरा इसमें साइज ऑफ सब्सटेंस और स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर, जो मैंने अभी साइज ऑफ पार्टिकल के रिगार्डिंग बताया। और अब जरा देखोगे आप यहाँ पर तो आपको और भी बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिफ्यूजन किसी भी सब्सटेंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स पे भी डिपेंड करता है। मेजर कंस्ट्रेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिपिड बहुत ही मेजर कंटेंट है किसी भी मेम्ब्रेन का। और याद रखिएगा कि सब्सटेंस जो सॉल्युबल होगा लिपिड में वो डिफ्यूजेस द मेम्ब्रेन फास्टर, यानी ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो सब्सटेंस क्या है, सॉल्युबल है लिपिड में, वो डिफ्यूज फास्टर होगा किधर, मेम्ब्रेन में, याद रखिएगा। और नेक्स्ट अगर टर्म देखोगे, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, सब्सटेंस दैट हैव द हाइड्रोफिलिक मोइटी। हाइड्रोफिलिक टर्म, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी जो वाटर लविंग होंगे वो लिपिड से डिफिकल्ट तरीके से पास होंगे। उन चीजों के लिए क्या चीज रिक्वायर होगा, उन चीजों के लिए मूवमेंट जो भी होगा वो फैसिलिटेट किया जाएगा। यानी फैसिलिटेट करने के लिए यहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन रिक्वायर होंगे। उस मेम्ब्रेन का नाम अपन क्या कहेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहेंगे, याद रखिएगा। देखें कि दे हैव डू नॉट, और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं करते हैं, और अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट फॉर द मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन, और इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब याद रखा जाए कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर होते हैं उस चीज को अपन टनल प्रोटीन भी कहते हैं। वो कैसे, जरा अपन इस डायग्राम पे समझने का कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे जो विदाउट एटीपी के यूज से सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द पास करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे अब जरा देखेंगे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, ये कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू द हाई कंसंट्रेशंस, और दिस रिक्वायर द इनपुट ऑफ एनर्जी। मतलब ये लो से लेकर के हाई कंसंट्रेशन और नेट ग्रेडियंट रिक्वायर नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए रिक्वायर क्या चीज होगा, एटीपी। और जब एनर्जी रिक्वायर होगा तो आप जानते हो वो जनरली क्या हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसिडर करवाया जाएगा। याद रखिएगा इसी जगह पर कि जो ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम रीच उस समय होगा जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज हो चुके होंगे, क्या करने में, ट्रांसपोर्ट करने में। उस चीज को अपन सैचुरेशन कहते हैं। यानी मानते हैं कि अगर एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में टोटल 10 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लगे और 10 के 10 काम कर रहे हैं, तब उसे अपन कहेंगे 100% सैचुरेशन।
लेकिन उस 10 प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसमें से महज 5 काम कर रहे हो और 5 रेस्ट में हो, तो उस चीज को अपन क्या कहेंगे? 50% सैचुरेशन। ध्यान रखिएगा ये बात। नेक्स्ट आता है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है और ये अलाउ करता है किसे? सेलेक्टेड सब्सटेंस को फॉर द अपटेक। और याद रखिएगा ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है इनहिबिटर, जो कि रिएक्ट करता है उसके प्रोटीन के साइड चेन से। देखें अब कुछ टर्म है कि इसी जगह पर जो रिक्वायर हुआ वो प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं। पहला प्रोटीन जो होता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? कैरियर प्रोटीन, और दूसरा चैनल प्रोटीन। यानी अब हम लोग जो लिखने जा रहे हैं वो किसके बारे में लिखेंगे? तो दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में देखेंगे। अब जरा देखिए इस जगह पे तो प्रोटीन रिक्वायर हुआ जिस चीज को अपन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह रहे हैं, नो डाउट है भाई। पहला जिस चीज का नाम अपन क्या देंगे? जिस चीज का नाम अपन देंगे कैरियर प्रोटीन, और दूसरा का नाम अपन क्या देंगे? चैनल प्रोटीन देंगे। अब इन दोनों को क्लासिफाई करना है कि यार आखिर कैरियर प्रोटीन किसे कहेंगे और चैनल प्रोटीन किसे कहेंगे। तो आप जरा देखो कि जो कैरियर प्रोटीन होगा, ये कैरियर प्रोटीन बाइंड करेगा पार्टिकुलर सॉल्यूट के साथ, यानी बाइंड विथ पार्टिकुलर सॉल्यूट। क्लियर है? जब ये पार्टिकुलर सॉल्यूट के साथ बाइंड करेंगे तब ये क्या करेंगे? डिलीवर द सेम टू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एक और बात याद रखिएगा, इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो बेसिकली अलाउ करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। यानी जब 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ में मेम्ब्रेन को पास कर रहा होगा उस चीज को अपन क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे आप सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में देख रहे हो। याद रखें कैरियर प्रोटीन के जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल सबसे पहला यूनिपोर्ट हो सकता है, सेकेंड दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? एंटीपोर्ट हो सकता है, और थर्ड जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? सिम्पोर्ट कहते हैं। अब जरा देखें कि ये तो पैसिव मूवमेंट रहे। ये देखिए यहां पर कैरियर प्रोटीन लगा हुआ है, आप इस जगह पे गौर से देखें, कैरियर प्रोटीन लगा हुआ है। ये कैरियर प्रोटीन में जब एक मॉलिक्यूल एट अ टाइम पॉइंट ए से लेकर के दूसरी ओर, यानी सेल का आउटसाइड से लेकर के इनसाइड क्रॉस कर दे मेम्ब्रेन को, दैट इज द यूनिपोर्ट। एंटीपोर्ट में मॉलिक्यूल ए बाहर से अंदर जाएगा, मॉलिक्यूल बी बाहर से अंदर से बाहर आएगा, जबकि सिम्पोर्ट ए और बी मॉलिक्यूल दोनों क्या हो जाएंगे? अंदर की ओर मूव करेंगे, दैट इज कॉमनली नोन एज सिम्पोर्ट। अब देखें कि चैनल प्रोटीन कहते क्या? चैनल प्रोटीन ये क्या करता है? ये अलाउ करता है क्या चीज? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट। और जब ये डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट को अलाउ तो करेगा बेटा, लेकिन ये जो होगा किसका? ऑफ एप्रोप्रिएट साइज के मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा। जबकि याद रखिएगा कि जो अगर इसे कह सकते हैं कि ये कॉम्पेराइज होगा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से, और इसका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? फंक्शन इसका सेलेक्टिव पोर के जैसा होगा, यानी सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को पास करने का अलाउ करेंगे। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा सबसे पहला होगा दैट इज आयन चैनल्स होगा। आयन चैनल्स आप ऑलरेडी जानते हो, ऐसे चैनल्स जो आयन को एक दूसरे जगह से पास करवाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो दैट इज पोटेशियम चैनल्स, जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो नर्व्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स में, जो कि नर्व कंडक्शंस में हेल्प करते हैं। सेकंड आता है जिस चीज का नाम क्या कहते हैं? पोरीन्स कहते हैं। ये पोरीन्स एक्चुअल में प्रोटीन होते हैं। देखिए यहां पर कि प्रोटीन चैनल का फॉर्म करेंगे,
इन मेम्ब्रेन ऑफ द मॉलिक्यूल दैट पासेस थ्रू, और सम चैनल्स क्या होंगे, ऑलवेज ओपन होंगे और अदर कुछ कंट्रोल किए जाएंगे, कुछ लार्ज होंगे और वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल को पास करने देंगे। और याद रखिए कि ये जो पोरीन है प्रोटीन का, ये लार्ज पोर्स आउटर मेम्ब्रेन पर फॉर्म करता है, वो भी प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सम बैक्टीरिया, अलाउइंग मॉलिक्यूल अप टू द साइज ऑफ द स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। यानी ये जो है, ये पोरीन्स के बारे में ध्यान रखिएगा, कहां कहां पे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया जो कि क्या कर रहा है, पास कर रहा है। याद रखिएगा कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाउंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। एग्जांपल वाटर चैनल, जो कि कहते हैं 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरीन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने देखा क्या चीज, जिस चीज का नाम अपन क्या कह सकते हैं, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट, जो ऑलरेडी हमने अभी समझा दिया, जो पैसिव सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी का यूटिलाइज होता है, एनर्जी का यूटिलाइज होगा और इस जगह पे जनरली क्या करेगा, पंप का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप था। यानी एनर्जी यूज करेगा, जब ये एनर्जी यूज करेगा तो जनरली क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, पंप द मॉलिक्यूल अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक्टिव स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन से टेक प्लेस करेगा, क्योंकि उसके पास क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। साथ साथ ये डिफरेंट प्रोटीन होंगे मेम्ब्रेन में, जो कि एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट होंगे, जबकि पंप जो होगा वो एक्चुअल में प्रोटीन होंगे, जो कि यूज करेंगे एनर्जी और कैरी करेंगे सब्सटेंस अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब क्या है कि मान लें कि यहां पर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बीच में, अब जरा देखो, इस मेम्ब्रेन के बीच में आपके यहां पर लगे पड़े हैं हमारे पास प्रोटीन, और ये पंप के जैसा काम करेंगे। अब क्या करेंगे कि मान लीजिए ये बाहर में एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल को इसे अंदर लाना है, तो ये क्या करेगा, इनर साइड से एटीपी की रिक्वायरमेंट करेगा, एटीपेज एंजाइम की मदद से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन करेगा, और जो इससे एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी अपटेक करेगा इस मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में, और फाइनली क्या करेगा, फ्लिप करता हुआ अंदर की ओर लाएगा और अल्टीमेटली इनसाइड द सेल क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को अपन क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें कि याद रखिएगा these are the pump and can transport substance from low concentration to high concentration, और इसी चीज को क्या कहते हैं, अप हिल कहते हैं। ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम रीच करता है व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और सैचुरेटेड। मैंने अभी समझाया था कि मानते हैं एक सेल के मेम्ब्रेन में टोटल 10 प्रोटीन है और 10 के 10 प्रोटीन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं, तो देन उस चीज को 100% सैचुरेशन कहेंगे। और जबकि उस टोटल 10 में से 5 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो काम कर रहे हैं, तब क्या कंसिडर करेंगे, 50% सैचुरेशन कंसिडर करेंगे। जैसे एंजाइम कैरी प्रोटीन इन अ वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और प्रोटीन किससे सेंसिटिव होते हैं, ये इनहिबिटर से सेंसिटिव होते हैं, जो कि रिएक्ट करता है प्रोटीन के साइड चेन से। अब कंपैरिजन के बारे में बात कर लें। कंपैरिजन में सिर्फ हमें 5 पॉइंट के बारे में ही देखना है, जबकि हालांकि ये 5 पॉइंट के बारे में ना बल्कि ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, लेकिन चलते हैं देखते हैं। अभी पहला, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूजन नो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यस। हाईली सेलेक्टिव सिंपल डिफ्यूजन नो, सेलेक्टिव नहीं होते हैं ज़्यादा, फैसिलिटेटेड होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाता है, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती।
जबकि फैसिलिटेटेड और एक्टिव में रिक्वायर होती है। अप हिल सिंपल डिफ्यूजन में नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। रिक्वायर ऑफ एटीपी सिर्फ एक्टिव, बाकी फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन नहीं होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं पहला एक हार्मोन के बारे में, यानी जो हार्मोनल कंट्रोल है, ये हार्मोनल कंट्रोल किसका हो सकता है। हार्मोनल कंट्रोल सिंपल डिफ्यूजन में तो कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होगा। नेक्स्ट है दैट इज क्या चीज, इफेक्ट, यानी इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स के बारे में। अगर ये इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स देखा जाए तो ये सिंपल डिफ्यूजन में तो इनहिबिटर का रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि ये इनहिबिटर एक्चुअल में प्रोटीन से बाइंडेड रहेगा, और ये प्रोटीन किस में प्रेजेंट होगा, फैसिलिटेटेड में और एक्टिव में। सो इन दोनों में इनहिबिटर का रोल क्या होगा, इंपैक्ट दिखेगा। सो आज के वीडियो के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।